नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग आचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर, अध्यक्ष प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली। मेरी सिखाने की शैली, पढ़ाने की शैली आपको प्रायः अन्य योग शिक्षकों से, योगाचारों से, योगियों से अलग मिलेगी। कारण यह है कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और मैं हर चीज़ को विज्ञान की कसौटी पर कसता हूँ। पिछले इस क्षेत्र में जो मेरे 52 साल बीते, इसमें तमाम मैंने नेचुरोपैथ्स को देखा, योगाचारों को देखा, योगियों को देखा। प्रायः वो किसी न किसी भयंकर रोग से मुझे पीड़ित मिले और कुछ ऐसी घटना हुई, मैं नाम नहीं लूँगा। बड़े बड़े योगी जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, वो भयंकर कैंसर से रोग से पीड़ित होकर मरे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई अपने आप को बचा रहा हूँ, लेकिन जो प्राकृतिक चिकित्सा के 10 आधारभूत सिद्धांत जानते हैं और जिनको बीमार होने पर उपवास करने की कला मालूम है, उनको मैंने पुनः स्वस्थ होते देखा। तमाम योगाभ्यासियों को देखा, 1-1 घंटे 2-2 घंटे आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन देखा मैंने कि प्रायः वह अल्पायु होते देखा। किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होकर के देखा। तो समझ में आया कि हमें योग नहीं करना चाहिए, योग साधना करनी चाहिए। क्योंकि योग माने होता है आजकल योगासन। कल मेरे पास एक मेरी विद्यार्थी आई थी, कई महीने बाद मुझसे मिलने। उसे कष्ट हो गया था, वो तमाम नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त थी। जब मेरे पास आई थी, मैंने उसके पिता का इलाज किया, पिता के पिता का इलाज किया और पिता के पिता का पिता का इलाज किया। वो परिवार मेरा बड़ा श्रद्धालु है। 10 दिन मेरे पास आई, उसने कायाकल्प किया और लगभग सब रोगों से मुक्त हो गई। उसको मैंने संकल्प कराया कि तुम 1 घंटे योगासन, प्राणायाम, ध्यान जरूर करना, और जब अब कभी कोई अस्वस्थ हो जाए तो स्थूल भोजन बंद कर देना और नेति बस्ती कुंजर का सहारा लेना। आजकल सोशल मीडिया में योगी बहुत पैदा हो गए हैं, ऐसे ऐसे विचित्र योगासन करके दिखाते हैं। अभी मैं बाई चांस मैंने एक वीडियो खोला तो मेरा एक अर्ध शिक्षित विद्यार्थी आसनों को इतनी जल्दी जल्दी करा रहा था। अब मैं दोपहर में उसको फ़ोन करूँगा कि बेटा धीरे धीरे कराओ। तो लड़की जब मेरे पास आई तो उसने कहा कि गुरुजी मेरी कुंडलिनी जग रही है। मैंने कहा चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। फिर जब मैंने उसका परीक्षण किया तो मालूम पड़ा कि उसकी आंतों में सूजन आ गई है और वायु फंसी हुई है। तो मैंने उससे कहा बेटा
तुमने कोई योगासन किए हैं क्या टीवी देख करके सोशल मीडिया से? बोले हाँ। कौन कौन से आसन किए हैं बताया उसने। मैंने कहा बेटा अभी 2-3 साल तक तुम मुझे गुरु बनाए रखो, जब तक तुम गुरु ना हो जाओ। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? मेरे प्यारे, पतंजलि ने कहीं योगासन नहीं लिखे हैं। ऋषि पतंजलि का उद्देश्य समाधि था, क्योंकि समाधि के बिना मनुष्य इस जीवन की झंझावात समस्याओं को समाधान नहीं कर सकता। चाहे अरबपति हो जाओ, चाहे खरबपति हो जाओ, चाहे सरबपति हो जाओ, उसके 8 अंग हैं। यम नियम का पालन करते हुए यथासंभव किसी स्थिर आसन में बैठ करके, आसन माने होता है बैठना, आसन माने योगासन नहीं होता। स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में लंबे समय तक सुखपूर्वक स्थिर होकर बैठ सकें, उस आसन में बैठ करके आप प्राणायाम करें। प्राणायाम को भी लोगों ने आज मजाक बना लिया है। किस पित्त विकार वाले कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, कफ विकार वाले कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, वायु विकार वाले को प्राणायाम कौन सा करना चाहिए, भयंकर वायु विकार में जहाँ कहीं वे दबाव डकार आती है उसको प्राणायाम नहीं करना चाहिए। प्राणायाम करने के पहले जो 4 शर्तें हैं, पेट ठीक रहे, श्वास नाभि तक जाए, दोनों स्वर चलें और वायु शुद्ध हो। उसके बाद प्रत्याहार की साधना की जाती है, मन को अंतर्मुखी करने की साधना की जाती है, फिर धारणाओं की साधना की जाती है, फिर ध्यान जब सिद्ध हो जाता है तो प्राचीन काल के मेथड में फिर समाधि सिद्ध होती है। समाधि में परमात्मा का गाइडेंस मिलता है, और इसीलिए हठयोगियों ने हठयोग निकाला, क्योंकि यम पतंजलि ऋषि का अष्टांग योग आसान नहीं है। आज के युग में यम नियम का पालन करना ही आसान नहीं है। फिर भी मैं आपको समाधि सिद्ध करने की प्रक्रिया बताऊंगा। मेन विषय पर आ जाइए, हठयोग। अगर आपको कफ विकार है तो पहले तेल नेति, रबड़ नेति, जल नेति भी करिए। अगर आपको पित्त विकार है तो कुंजर करिए, या दंड धौती करिए, या वस धौती करिए। वायु विकार है तो पहले आप गणेश क्रिया करिए, बस्ती करिए। एक पवन बस्ती होती है, उसकी चर्चा आगे नहीं करेंगे। या फिर रात को कोई निरापद कुछ दिन विरेचन लीजिए, नौली सिद्ध करिए। नौली सिद्ध करने से त्रिदोष नष्ट होता है। लिखा है हठयोग में कि नौली करने से त्रिदोष नष्ट होता है, वात पित्त कफ तीनों नष्ट होता है। फिर ये जो कपाल भाती का अतियोग, कपाल भाती प्राणायाम का अतियोग हो गया है, इससे बहुत हानि हो रही है। कपाल भाती का मैं प्राणायाम का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कपाल भाती करने के पहले देखिए आपकी आंतों में सूजन तो नहीं है, कोई अंग आपका सूजित तो नहीं है, और अधिक मत करिए। फिर त्राटक का अभ्यास करिए। अभी मैं देखता हूँ कुछ लोग सूर्य का त्राटक सिखा रहे हैं। सूर्य का त्राटक करने से आंखें ब्लाइंड हो जाती हैं। सूर्य का त्राटक मना है। बहुत सिद्ध योगी हैं, एक बार मिस्टर जटायु और उनके भाई दोनों ने सूर्य का त्राटक किया। एक तो हिम्मत हार करके वह लौट आया, जिसका नाम जटायु है, और दूसरा उसका भाई था, क्या नाम था उसका? नहीं, संपाति। वो ब्लाइंड हो गया। वो कोई उड़ नहीं रहे थे सूर्य की ओर। उस समय वो सूर्य का त्राटक कर रहे थे। सूर्य का त्राटक नहीं करना चाहिए। तो यह सब बताएंगे आपको। बड़ा कष्ट हुआ कि उस बिटिया को मैंने ठीक किया, लेकिन वो भटक गई। अब कोई किसी को मना तो है नहीं, सोशल मीडिया में कुछ भी डाल दो। फिर मैंने देखा कि प्राचीन काल का हठयोग भी आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज़ के लिए समय है। 1 घंटा हमारे योग के लिए समय नहीं है। अभी एक खाटसा, अभी तो व्हाट्सअप आया, अभी एक खाटसा आ जाए तो उसका भी टाइम निकल आवेगा उसका। लेकिन हम लोगों को अपनी
गंभीरता से हेल्थ का समय नहीं है। इसलिए मैंने बात कही, भैया मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं तो सोशल मीडिया में आ ही नहीं रहा था। फिर लोगों ने दबाव डाला कि आप अपना ये अनुभव ज्ञान पहुंचाइए। तो आइए हम लोग जहाँ पर ध्यान योग करें, वहाँ जहाँ हठ योग करें, वहीं पर ये आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खों का भी ज्ञान रखें। ऐसे हमारे चौके में लगभग 100 जड़ी बूटियां हैं। गेहूं भी जड़ी है, मूंग भी जड़ी है, जड़ी बूटी वनौषधि में आता है। जो वनों में पहले पैदा हो, तो पहले सबसे पहले गेहूं कहाँ पैदा हुआ होगा? वन में। उसके बाद लोग सुविधा के लिए फिर क्यारियां बनाई, खेत बनाए, फिर क्यारियां बनने लगी हैं। अब लोग गमलों में उगाने लगे हैं घरों में, समझदार लोग। इसलिए हम आपको बताएंगे, आज हम आपको वो चीज़ बताने जा रहे हैं, यदि इस क्रिया का सौभाग्य से घर घर में प्रचार होता तो मैं समझता हूँ ये कोरोना न आक्रमण कर पाता या बहुत मिनिमाइज होता। उसका नाम है तेल नेती। पहले हमारी माताएं बच्चों के नाक में घी लगा दिया करती थी, तो वो जब 2-2 बूंद घी डाल दिया करती थी, तो जो कफ रास्ते में बनता था वो निकल जाता था। तो आज हम आपको बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि मिट्टी के पेड़े से पायरिया ठीक हो जाता है, गुड़मार जामुन की गुठली और आम की गुठली से मधुमेह में बहुत आराम मिलता है, और कड़वी चाय, चिराता, कुटकी, नीम, गिलोय, पित्त, पापड़ा, नागर, मोथा, डोडा, पनीर से हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है। और ये प्याज का रस और ये शहद, इसको सम मात्रा में बना लीजिए तो हमारा आँखों की रोशनी बढ़ने में सहायता मिलती है। तो ऐसे मैंने बताया, दस्त आवे तो बेल का शरबत पी लीजिए, गैस बने तो छोटी हर चूसिए, पेट ठीक रखने के लिए फुजले की रोटी खाइए। ऐसे मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आप कफ विकार न होने पाए। मुझे याद है, ये बात बहुत पुरानी है, लगभग सन 82 या 83 की है। नगर निगम में पहले ये सब नगायुक्त नहीं होते थे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते थे और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते थे। तो मैं एक प्रोग्राम मैंने किया था, वार्षिक उत्सव, तो एक कार्ड देने गया मैं, मिस्टर AN सिंह अब तो नहीं रहे। तो मैं जब तक बैठा रहा 5, 10, 15 मिनट, अधिकारी हैं, 10 काम होते हैं तो बैठना पड़ता उनके पास। तो हर थोड़ी देर में मैंने उनसे पूछा, सिंह साहब ये क्या तकलीफ है आपको? अरे बोले, आनंद जी मैं 20 साल से परेशान हूँ, किसी मीटिंग में जाता हूँ तो बड़ी शर्म आती है। मैंने कहा क्या हो गया है? बोले मुझे नहीं पता है। तो मैंने उनको अगले दिन स्वयं गया और 5-6 ये तेल नेती की शीशी दे आया। इसको छोटा मोटा मत समझना। इसमें मैंने क्या किया है कि सरसों का तेल कढ़ाई में डाल करके या किसी बर्तन में डाल करके नींबू का रस निचोड़ के डाल दिया है। अगर 200 ग्राम सरसों का तेल तो 1-2 नींबू का रस डाल दिया और उसको मैंने गरम किया, कड़काया, जब वो पक गया तो उसको मैंने छान लिया कि धोखे से नींबू का बीज भी न रहे। और छानने के बाद ऐसे मैंने बाजार से ड्रॉपर ला करके भर दिया। मैं कोई यहाँ ड्रॉपर आपको बेचने नहीं आया हूँ। अब स्वयं बनाओ, जितना आप पराधीन सपने सुख नाही,
आप स्वयं बना लीजिए घर में, हैं? और इसको आप रात को सोने से पहले या सवेरे जब दाढ़ी वाढ़ी बनाते हैं, कुल्ला करते हैं, ऐसे ही नाक में डाल लीजिए। ऐसे करिए। अगर नासिका के क्षेत्र में कफ होगा तो वो निकलेगा, उसको प्रॉपर जगह पर निष्कासित कर दीजिए। तो मैंने सिंह साहब से कहा कि आप दिन में 5-6 बार यह तेल डालिए और रुमाल रखिए कागज़ की, क्योंकि वो रुमाल कपड़े के रखने में वो आप उसको और प्रॉपर डस्टबिन में फेंक दे करिए। मैंने इसलिए उस समय नहीं कहा, लेकिन बता रहा हूँ, ये नहीं कि निकाला और जहाँ चाहे फेंक दिया। आप हैरान होंगे कि मेरा प्रोग्राम 6-7 दिन बाद था। जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मेरे को 90% में ठीक हो गया। वो मेरे बहुत भक्त हो गए, वो लंबी कहानी है। वो मेरे बहुत भक्त हो गए और उन्होंने बहुत सहयोग भी किया मोती झील के सुधार कार्य में भी। तो कह रहे थे कि सिंपली उनका कहीं कफ फंस गया था, वो साइनस में सूख गया था। तो जब भी कफ का कष्ट होगा आप उसको दवा से दबाएंगे या दवा से शांत करेंगे तो काम नहीं बनेगा। इस समय कानपुर में कम से कम मैं समझता हूँ कि 5 लाख साइनोसाइटिस के रोगी होंगे। ये है क्या साइनोसाइटिस? यहाँ पर कुछ गैप होते हैं जिनमें एयर भरी होती है। आप कफ कारक भोजन करते हैं, तेल नेती करते नहीं हैं, परिणाम क्या होता है, वो कफ वहाँ भर जाता है। तो जब हम तेल नेती करते हैं वो कफ निकल जाता है। मैं भी आज से 50 साल पहले इतना डिजीज डायग्नोसिस का प्रचार नहीं था, नेमोलॉजी का, और न डायग्नोसिस की इतना बीमारी थी। अब आजकल तो डायग्नोसिस में आदमी बीमार हो जाता है, करते 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 इतने निकल आए हैं और रिजल्ट कुछ मिलता नहीं है। तो मैं भी खैर मैं तो नेचुरोपैथी से ठीक हुआ, पर मैंने देखा हज़ारों 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 लोग इस 50 साल में जो लोग नाक में तेल डाल लेते हैं उनको जुखाम नहीं होता। मुझे 50 साल से जुखाम ही नहीं हुआ, जबकि मैं जुखाम से तंग रहता था। आज भी मैं डेली जब दाढ़ी बनाता हूँ, सवेरे कुल्ला करता हूँ, तो मैं ये नाक में तेल डाल लेता हूँ। तो ये छोटी सी क्रिया, अभी बीच में मीडिया में आया था कि नींबू का रस नाक में डालो। नींबू डालना आसान काम नहीं है, तो कोरोना मर जाएगा, वो मेरा विषय नहीं है। पर मैं इतना जानता हूँ कि कड़वे तेल में, सरसों के तेल में नींबू डाल के कड़का लो, लगना कम हो जाता है। अब मेरी समझ में आया कि शायद नींबू का रस कोरोना में भी लाभ करता हो, वायरस में। तो इसलिए नाक में तेल नियमित डालिए, आपको जुखाम ही नहीं होगा। और जुखाम नहीं होगा तो आपको कोरोना नहीं आक्रमण करेगा। अभी कोई कोरोना जाने वाला थोड़ा है, जो आ जाता है पृथ्वी में वो जल्दी जाता है क्या? वो है का मलेरिया चला गया, डेंगू चला गया, ये जाएंगे नहीं, ये पहले से मौजूद थे, बस इनका नामकरण कर दिया गया है। तो इसे कहते हैं तेल नेती। जो लोग रोजगार चाहते हो वो इस प्रकार का बनाएं। बनाने में को 10 साल लग जाए आपको। तो आप जब ये नाक में तेल डालिए। दूसरा, अगर आपके पास ऐसा योग चिकित्सालय हो जहाँ पर रबड़ नीति सिखाई जाती हो, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसकी नाक बंद ना हो। एक 73 में मेरे गुरुदेव ने मुझे सबसे पहले नीति सिखा दी दाहिनी नाक में, अब बाईं नाक में नहीं सिखाई, चल दिए। अब मुझे लगा कि पहली बार श्वास जा रहा है, ये हमारे नासिका क्षेत्र बंद है। पहले लोग बेल के उससे, जो बेल नहीं लटकता है बड़ा भारी बेल, उससे करते थे, फिर धागे से करने लगे, फिर लोग धागे में मोम लगाए करने लगे। अब आजकल रबड़ आ गई। रबड़ नीति अगर का घर घर प्रचार हो जाए तो आँख की रोशनी नहीं गिरेगी, दमा नहीं होगा, ब्रोंकाइटिस नहीं होगा, साइनोसाइटिस नहीं होगा।
उसके बाद जलनेती करिए। जलनेती में ध्यान रखिए कि गुनगुने पानी नमकीन गुनगुने पानी से करते हैं। जलनेती करिए, लेकिन अगर आपकी नाक बंद है और आपने जलनेती कर लिया तो प्रायः पानी चढ़ जाता है। मेरे पास तो बहुत बिगड़े केस आते हैं। इसलिए आज का संदेश हमारा ये है कि जुखाम को जुखाम ना होने पाए आप करिए। अगर आपके पास गाय की घी की व्यवस्था हो तो और अच्छी बात है, पर गाय के घी में जाड़े में पिघलाना एक काम बन जाता है। आयुर्वेद में एक तेल आता है, जिनको बहुत तकलीफ हो वह आयुर्वेद में एक तेल आता है षडबिंदु तेल। लिख लीजिए, षडबिंदु तेल। ये तमाम जड़ी बूटियों से मिलकर बनाया जाता है। बकरी का दूध का समावेश होता है इसमें। तो उसके डालने लगता तो बहुत है, और उसके डालने के बाद अगर आप खांसें और कफ निकालें तो बहुत आराम मिलता है। उनका तो दावा यह है कि धीरे धीरे नाक का मांस भी कट जाता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। षडबिंदु तेल बहुत अच्छी चीज़ है। ये हर दुकानदार मिल जाएगा, देसी दुकान में। लोग भूल गए। षडबिंदु तेल तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बच्चे नहीं डाल सकते। मैंने भी एक बार डाला, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन कष्ट में डाला जा सकता है। तो तेल ये आपका है षडबिंदु तेल। हमें आयुर्वेद को वापस लाना पड़ेगा। आयुर्वेद में भी 3 तरह की औषधियाँ हैं, विकार को निकालने वाली, विकार को शांत करने वाली, विकार को दबाने वाली। तो कभी कभी विकार को दबाने की नीड होती है, पर विकार को दबाने वाली औषधियाँ प्रायः अवॉइड करिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आयुर्वेद का बहुत गहन अध्ययन किया है अपने गुरुदेव के साथ। पंडित ओमकार नाथ जी अवस्थी इलाहाबाद वाले, वो मेरे गुरु हैं आयुर्वेद के। मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लाइनें लगवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग अपने योग से ठीक हो, नेचुरोपैथी से ठीक हो, हमारी घरेलू जड़ी बूटियों से ठीक हों। तो इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि नियमित नाक में तेल डालिए। डालते हैं आप श्रीमान जी? ओमनाथ जी डालते हैं नाक में तेल? अरे बोले गुरुजी आप डालते हो तो हमको तो प्रसाद मिल ही जाएगा। चलिए, दूसरा एक बात और चलते नोट कर लीजिए, वो ये है कि जब भी कब्ज रहेगा, यानी आंतों में मल रुकेगा, तो वहाँ पर सड़ान पैदा होगी। उसको अंग्रेजी में फर्मेंटेशन कहते हैं। और आज की भाषा, जब फर्मेंटेशन होगा तो फिर फंगस लग जाएगा। फंगस को हिंदी में फफूंद कहते हैं। जैसे ब्रेड को आप, जो आजकल घर घर ब्रेड आते ही है, सिंगल ब्रेड हजम नहीं होती, डबल ब्रेड खाते हैं लोग बाग। तो उसमें क्या है कि अगर आप बाहर रखें तो नमी होगी तो फफूंद लग जाता, नहीं लगता। अब दूसरी रास्ता है कि भाई वो हिस्सा रोटी का काट दो। तो आजकल जो है हमारी एलोपैथिक वाली खूब लोगों के फंगस के कष्ट में, बेचारों को मजबूरी भी उनकी है, उनकी आँख निकाली जा रही है कि ब्रेन में ना पहुंच जाए। पर मैं दावे से कहता हूँ, अगर एक पार्टिकल भी फंगस का रह जाएगा और फंगस का मूल कारण नहीं हटाया जाएगा, फिर फंगस हो जाएगा। क्योंकि दवा दवाए रोग को करे नहीं निर्मूल। दवाओं से रोग दब जाता है या शांत हो जाता है या किसी नए रूप में आ जाता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हजारों रोगियों का अनुभव है। इसलिए जब मल सड़ेगा तो क्या पैदा होगा उसमें, बताओ बेटा? हाथी घोड़ा पैदा होंगे कि कीड़े मकोड़े पैदा होंगे? वेरी गुड। अंग्रेजी में बैक्टीरिया, हम हिंदी में कीड़ा मकोड़ा बोल देते हैं। कीड़ा माने के, मकोड़ा माने एम, के एम पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए अब फिर हम लोग कीड़ों को मारते रहते हैं। जो अच्छे वैद्य होते हैं वो विरेचन दे देते हैं, विरेचन करके
और फिर देते हैं बाइबिडिन का चूर्ण। आयुर्वेद की वनौषधि विभाग में लिखा है कि दुनिया में जितनी भी औषधियां हैं आंतों के कीड़े मारने की, उसमें बाइबिडिन सबसे श्रेष्ठ है। पहले हमें, अब तो खैर मिठाइयाँ इतनी नाना प्रकार की आ गई हैं, इतनी आ गई हैं मिठाइयाँ, तो आप धीरे धीरे मिठाई कम करो, बंद कर दो। सफ़ेद चीनी जिस चीज़ में पड़ी हो उसको आप अवॉइड करो। कल हम एक बहुत अपने मिलने गए थे किसी से बिठूर में, तो आदर बस उन्होंने हमको शरबत ले आए, और बड़ा मुश्किल। तो हमने उससे पूछा, काम करने वाले से, बेटा अपने घर में गुड़ भी तो होगा? बोले हाँ। तो मैंने कहा आज तो तुम शरबत ले आए हमारा, अब जब दोबारा कभी आए तो गुड़ का शरबत बनाना। क्यों भाई? गुड़ का शरबत बनाना, शरबत भी न बनाना, पानी अलग ले आना और गुड़ ले आना। ऑर्गेनिक गुड़ हो तो और अच्छी बात है। तो जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा है। अब कीड़े होंगे, और जो कूड़ा तर, उसमें जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस का घर। तो इनको आप कीड़े मारने के लिए पेट भी साफ करिए। तो समझदार जो वैद्य होते हैं वो विरेचन दे देते हैं 2-4 दिन के लिए, कि रात को सोने से पहले ये त्रिफला का चूर्ण खा लो, या छोटी हर का पाउडर ले लो, या निशोध का चूर्ण ले लो बच्चों के लिए, हैं, या जिनका बहुत खराब होता है उनको लोग जमाल गोटा भी दे देते हैं। कभी कभी इच्छा भेदी रस भी देना पड़ता है, कभी कभी दूध में कस्टर्ड ऑयल देना पड़ता है। ये सब विरेचन बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इनको लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। हमें आंतों को नौली क्रिया से मजबूत करना चाहिए। और यदि आप आंतें साफ करके बाइबिडिन मिल जाता है पंसारी के यहाँ, बाइबिडिन का चूर्ण ले आइए, 50 ग्राम 100 ग्राम, उसको आप दुरुक लीजिए, पीस लीजिए। अब समस्या पीसने की नहीं है समस्या। सिलबट्टा भले घर से गायब हो गया हो, पर ग्राइंडर, जूसर और मिक्सी घर में प्रायः आ चुका है, नहीं आ चुका है? आप उसमें पीस लीजिए, और आप उसमें हल्का सा गुड़ मिला लीजिए, या गुड़ का लड्डू बना लीजिए। बाइबिडिन पड़ा हुआ, पहले हमें याद है कि जब लड्डू बनते थे, एक बूंदी का लड्डू बनता था, एक पेड़ा होता था, एक शादी ब्याह में चंद्रकला खाने को मिल जाता था, पुरानी बात है, और मौसम पे जलेबी मिल जाती थी, प्रिजर्वेशन में इमरती आती थी। अब तो इतनी मिठाइयाँ आ गई हैं, परवल की मिठाई, कुंदरू की मिठाई, भिंडी की मिठाई। अच्छा है, हम उसको बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन पहले बूंदी के लड्डू में बाइबिडिन डाली जाती थी बीच बीच में, तो उससे क्या होता था? कीड़े नहीं होते थे। तो कीड़ा मारने के लिए आप बाइबिडिन का चूर्ण बना लीजिए, और उसमें गुड़ ले करके चाकू से काट ली करके लगा दीजिए। क्योंकि कीड़े बहुत चालाक हो गए हैं, चालाक आदमियों की तरह। ये बिना स्वाद के नहीं खाते हैं। क्या कहा? बाइबिडिन जरा बखटी होती है ना, तो कीड़े नहीं खाते। जैसे हमारे घर के बच्चे नहीं खाते बिना मीठा के, तो इनमें मीठा इसलिए मिलाया जाता है कि कीड़े खाते रहेंगे, मरते रहेंगे, और उनके लड़के बच्चे देखते रहेंगे कि हमारे पापा जी मिठाई खा के मर रहे हैं, चाय पी के मर रहे हैं, सफ़ेद चीनी खा के मर रहे हैं, लेकिन योग करते नहीं हैं। तो सेक्स में और टेस्ट में और भ्रष्ट मनी में कंट्रोल रहता नहीं है। तो ऐसे ही जैसे आदमी मर रहा है, देख रहा है कि हमारे पापा जी बिना भूख के खाते रहे हैं, कम भूख में खाते रहे हैं, बिना चबाए खाते रहे हैं, ऊट पटांग खाते रहे हैं, जानते हैं, डॉक्टर ने भी कहा है, फिर भी वो भी खाते रहेंगे। ऐसे कीड़े मकोड़े अगर आप बाइबिडिन के चूर्ण में
कीड़ा नहीं डालोगे गुड़ तो वो खाते नहीं हैं। इसीलिए जितनी भी कृमिनाशक चीज़ें होती हैं इनमें आयुर्वेद में गुड़ मिलाया जाता है। तो जब हम बायोबिटिन का चूर्ण, वैसे भी महीने 2 महीने में 2-4 दिन बायोबिटिन का लड्डू, छोटा वाला लड्डू, माने बड़ा ना बना लीजिएगा, छोटे छोटे लड्डू आते हैं ना, बनते तिल के लड्डू बनते हैं छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कंचे की तरह। तो बायोबिटिन का 5 गोली जैसा लड्डू लेने से पेट में कीड़े, ये कीड़े बड़े खतरनाक होते हैं, आपका पोषण बर्बाद कर देंगे। कहो, कुछ लोग तो कहते हैं कीड़े ब्रेन में चले जाते हैं। मैं व्यक्तिगत इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ। जब ब्रेन में कफ चला जाता है और जब सड़ता है तब कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, और मैं देखा है कि रबड़ नीति से ये ठीक हो जाते हैं। तो आज हमने आपको 2 बातें बताई। जुखाम न होने के लिए आप तेल नीति करिए या घृत नीति करिए, और विशेष कष्ट हो तो आयुर्वेद के षड्बिंदु तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपकी नाक बंद हो तो रबड़ नीति करो, पर सिखाने वाला बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। सूजन हो तो फिर पहले चुम्बक से उसको सूजन गायब की जाती है। जल नीति करें, पर जल नीति करना जितना अच्छी चीज़ है, उसके बाद नाक साफ करना जरूर न भूलें ठीक से, वो हम आगे बताएंगे। तो और दूसरा जो है, महीना 2 महीना में या महीने में 1 बार या नियमित भी कर सकते हैं। इसी में थोड़ा त्रिफला मिला लीजिए बायोबिटिन के साथ, तो कुछ दिन रात को ले लीजिए। रात को ले लेंगे तो बेचारे कीड़े स्वाद से खाएंगे। हमारे गुरुदेव बात कहा करते थे, चलते चलते बता दूं, स्वाद मवाद है। ये बात तो समझ में नहीं आई थी। मैं स्वाद का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अप्राकृतिक स्वाद, हानिकारक स्वाद, ये इससे मवाद माने विकार पैदा करता है। तो आज हम लोग यही बात समाप्त करेंगे और हम उन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। और आज अंतिम दिन होगा पाचन संस्थान, पोषण संस्थान विकासक, पाचन तो पहले बता चुके हैं, पोषण संस्थान विकासक यौगिक एक्सरसाइज की। तो उसके लिए हमारे पास ठीक आधा घंटा समय है। हमने इसको 2 भागों में बांट दिया है। आधा घंटा ज्ञान योग, अनुभूति ज्ञान योग, और आधा घंटा हम लोग यौगिक क्रियाएं करेंगे। हमारे पास कई साधकों ने फ़ोन किया है कि हम योग बहुत उल्टा पुल्टा करते थे, लेकिन अब हमको अच्छा लगा। तो इसका उद्देश्य है हमारा, योग शिक्षक बनिए। तो आप लोग खड़े हो जाइए या अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप लोग काफ़ी दौड़ लगा के आए हैं, नहीं आए? कुछ कमी रह गई क्या? अभी आ जाओ बेटा। तो आज हम लोगों ने बहुत उपयोगी बात सीखी। क्यों दीदी? बिटिया रानी नहीं सीखी? तुम्हारे दवा आगे से क्यों आ रहे हो? बैग में जाओ। हमको सब बात याद रहता है और तुम्हें नहीं याद रहता कि कहाँ से आवे। ये सोचा कि गुरुजी तो इधर देख रहे हैं, हमको तो देख नहीं रहे। जब समाधि चेतना जगा लोगे तो हर सेल तुम्हारा नेत्र हो जाएगा। क्या कहा? समाधि चेतना, ध्यान चेतना नहीं। ध्यान से आपको स्किलनेस आएगी। चलिए श्रीमान जी, मन में कहा करो, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। लोग मेरे साथ रहने को तरसते हैं और तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई। क्यों है? पर ये कृपा संभाले रखना। हाँ, कहीं घमंड आ जाए नारद जी की तरह कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। चलो, क्योंकि भगवान बिना बताए परीक्षा लेते हैं। चलो करो, पहले करो अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो सबसे पहले कैसे? पैर फैला लीजिए। अभी पैर फैलाइए ना। जल्दी क्यों है? जल्दी क्यों कर रहे हैं? इतनी जल्दी क्या है प्यारे? चलिए, सबसे पहले आप करिए, अपने बाएं पैर को मोड़िए।
ऊपर नहीं बैठना मेरे प्यारे, उस हिप में ले जाओ और ले जाओ और उधर ले जाओ, आ जाएगा, आ जाएगा प्यारे। देखो आ गया, नहीं आ गया? जब कल आया था परसों, तो आज क्यों नहीं आएगा? अगर मेरी बात याद न रहे ना, तो एक जड़ी आती है पंसारी के यहाँ, उसका नाम है बच। दो तरह की बच आती, बच एक जड़ी है, एक आती है मीठी बच, एक आती है कड़वी बच। नाम सुना? नहीं सुना? तो ये कड़वी बच ले लो, उसको छोटे 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 पीस काट लो और मुंह में डाल लिया करो दिन में 2-3 बार। इस बच के चूसने से याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है, और पैसा हो, पैसा खर्च करने की हिम्मत भी हो, तो किसी भी दुकान से ले लीजिए, उसका नाम है बुद्धिवर्धक, ब्राह्मी बटी। ब्राह्मी बटी 2 प्रकार की आती है, बुद्धिवर्धक और स्तंभक। स्तंभक नहीं लेना है। जो लोग शीघ्र पतन के रोगी हो जाते हैं, उनके लिए ब्राह्मी वर्धक काम आती है। लेकिन जिनको बुद्धि तेज करनी हो, उनको ब्राह्मी बटी स्मरण शक्ति वाली लेनी चाहिए। उसमें ऐसी जड़ी बूटियाँ पड़ी होती हैं जो ब्रेन की को तेज करती हैं। देखिए इनका पैर ठीक लगा है बेटा? हाँ, तो हिम्मत ना हारा करो, है? हाँ, जब मनुष्य जन्म लिया है और शादी कर ली है, तो हिम्मत क्या हारना है? चलो, तो अब आप दाहिने बाएं पैर को ऐसे मोड़ लिया, अब दाहिने पैर को ऐसे मोड़ लीजिए, घुटने के सामने, है ना? कोई जल्दी नहीं है। अब ये जो हमारा बायां हाथ है ना, बायां है, इसको जरा उधर ले जाइए और दाहिना पीछे ले जाइए और पीछे देखिए। पहले 5 गिनती में रोकिए, फिर 6 में रोकिए, फिर 7 में रोकिए, फिर 8 में रोकिए। इसको बढ़ाइए, जल्दी जल्दी ना करिए। जैसे हमारा एक अर्ध चेला आज जल्दी जल्दी कर रहा था, आज मैं उसको प्यार से फोन करूंगा कि क्यों तुम योग का सत्यानाश कर रहे हो? हैं? बहुत सुंदर। कितनी गिनती में रोका आपने? कह दो भूल नहीं गिना, कहो झूठ, सही बोला करो। गिना कि नहीं गिना? नहीं गिना, वेरी गुड। न गिनना उतनी बुरी बात नहीं है, झूठ बोलना ज़्यादा बुरी बात है। ठीक बात है ना? चलो पैर बदल लो, फिर पैर फैलाओ। ये अब आप दाहिना पैर मोड़ो, नीचे से यहाँ लगा दो, बैठना नहीं यहाँ। वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसको और बाहर लाओ, बहुत अच्छा। अब आप बायां पैर मोड़ लो, ये देखो। अब दाहिने हाथ को, इस खड़े घुटने को, इसको पीछे ले जाओ, जाओ अभी ले जाओ पीछे। ये अब उस हाथ को लाओ, बहुत सुंदर। ये इस आसन में बैठा करो 1 मिनट 2 मिनट, है ना? बहुत सुंदर। 5 गिनती में रुका है, फिर 10 गिनती में रुका है, फिर 15 गिनती में रुका है। योगी लोग इस आसन से कुंडलनी जगाने में सहायता लेते हैं। लेकिन मेरे सुनने वाले श्रोताओं और देखने वाले सभी अभी कुंडलनी के चक्कर में न रहो। न जाने कितनी लोगों की जिंदगी खराब हो गई। योग में कुंडलनी उसे कहते हैं जैसे पीएचडी कब की जाती है? पहले एमए करो। एमए कब होता है? पहले बीए करो। क्यों बेटा? बीए कब होता है? इंटर करो। इंटर कब होता है प्रवेश? जब हाई स्कूल करो। हाई स्कूल कब होता है? जब पहले मिडिल पास करो। इंडिया में मिडिल कब होता है? जब जूनियर पास, प्राइमरी पास करो। योगासन, प्राणायाम, स्टार्टिंग ध्यान, ये भी प्राइमरी है। तो एकदम इसको देखो, कुंडलनी जागने लगती है?
वेरी गुड। बदल लीजिए अब नीचे का पैर ऊपर, ऊपर का पैर नीचे। हाँ, बहुत सुंदर। करिए। जिस दिन मिठाई खाने का ज़्यादा स्कोप हो उस दिन पहले इस आसन को करो। बहुत सुंदर, वेरी गुड। श्वास चलती रहेगी। हाँ, श्वास नॉर्मल रखिए। और वैसे भी जहाँ समझ में ना आवे तो श्वास के चक्कर में न रहिए, क्योंकि ये स्थिर आसनों में आता है। इसमें श्वास प्रश्वास का नियम नहीं बना सकते। जिनमें पैर उठाना होता है, झुकना होता है, उनमें बन जाता है। बहुत अच्छा आसन है। और अगर आपको ये ऐसा ना बने तो दोनों हाथ से पकड़िए घुटने को, ये दबाइए प्यार से हमारी तरफ। हाँ, बहुत सुंदर। छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए, ये फिर दबाइए। ये समझौता है। मान लो घुटने में आपके सूजन है तो आप पैर फैला लीजिए, ये वाला फैला लीजिए पैर, ये। हाँ, इस पैर को इधर लाइए, ये दबाइए प्यार से। छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर। फिर दबाइए। ये अति समझौता है, इसलिए क्योंकि मोटापा में प्रायः डायबिटीज हो जाती है। बहुत सुंदर। करते रहिए, वेरी गुड। पैर बदल लीजिए, दबाइए। जब दाहिनी पैर को दबाते हैं तो लीवर में, गुर्दे में प्रभाव पड़ता है। जब आप आम चूसते हैं, पहले तो लोग चूसना आम आते थे, अब तो बहुत कम आते हैं। आते हैं आजकल? नहीं आते, बाजार में मुश्किल से मिलते हैं। आखिरी में आते हैं। चलो, तो हम लोग आम को उसका हटा के मुंह में रख लें, दबाएं नहीं तो जूस मिलेगा। तो ऐसे ही जब आप दबाएंगे लीवर को, छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाए मत रखिए, तो उसमें लीवर काम करने लगता है। फिर वही शर्त, सूजन नहीं होना चाहिए। पैर बदल लीजिए। बहुत सुंदर। वेरी गुड। फिर दबाइए, फटाफट देर मत लगाया करिए। दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, ये। बस। अब दूसरा आसन जल्दी करिए। हाँ, बैठे बैठे आप जो है ना, और आगे जाओ, और आगे जाओ, और आगे जाओ, और आगे जाओ, और आगे चले जाओ, और आगे चले जाओ। बस पैरों लटकाए रखना, लेट जाओ। अब पैर सीधा करो, समझ लो आप तखत में लेटे हो। अब उठाओ 30 डिग्री दोनों पैर। अब 60 उठाओ, अब 90 उठाओ, और उठाते जाओ। इन दोनों पैरों को पीछे लाओ, पीछे ले जाओ, और उठाओ। शाबाश, वेरी गुड। और उठाओ, हैं? हाथ दोनों कहाँ रहे? हाँ, हाथ ऐसे नीचे ले लो, ये है, वेरी गुड। ये इसका नाम है हलासन। हटा दो उसका, हटा दो उसका नाम हलासन। नहीं नहीं, पकड़ो नहीं, जाने दो। तुम इधर ध्यान दो, ऐसे कर दो बस। वो खुद ही डर गया तुमको देख के। उठाओ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और झुको। शाबाश, धीरे धीरे, बहुत सुंदर। ये देखो, और पैर सीधा रखो। इसका नाम है हलासन। और आगे जाओ। हलासन ये भी पोषण संस्थान को बढ़ाने में बड़ा मदद करता है, पर हर आदमी कर नहीं सकता इसको। अमृता तो कर लेगी, लेकिन जागेश जी कैसे करेंगे? पहले कर लेते। हाँ, पहले नहीं बेटा, चलो। हाँ, और आगे आओ, अब करो धीरे धीरे। शाबाश। उठाओ 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, है ना। फिर हाथ का सहारा ले लो, हाथ का सहारा लो। हाथ लगा लो हिप में बेटा, ये लगा लो।
लगाओ, शाबाश। पैर पीछे ले जाओ, नहीं बने कोई बात नहीं, जितना बन जाए। बस धीरे धीरे 5 गिनती में रोकेंगे। बहुत सुंदर, कल और आगे बताएंगे। इसका नाम है हलासन। लेकिन ये आसन जब बड़े हो जाते हैं, नाड़ियाँ कड़ी हो जाती हैं, तब नहीं बनता। इसलिए कोई तनाव की बात नहीं है, रिलैक्स। चलो ऊपर आ जाओ, आ जाओ ऊपर। आज कल दिखाएंगे, आगे बताएंगे। और आ जाओ। और जब भी आप हलासन करेंगे तो फिर उसका विपरीत करना पड़ता है। करो विपरीत, ऐसे पीछे ले जाओ, हाँ ऐसे। चक्रासन, हाथ ऐसे रखो, उड़ाओ। इसलिए इस आसन को हम जल्दी कराते नहीं, कठिन आसनों में आता है। शाबाश, उड़ाओ। ये बहुत सुंदर, वेरी गुड। और उठाओ। ये कठिन आसनों में आता है, इनको ना करें ज़्यादा अच्छा है। बस आज इतना ही करो। बहुत अभ्यास से आएगा। अगर आपकी स्पाइन में कोई खराबी है तो इसको बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तो प्राय मना करते हैं। चलिए, और जब भी कोई गड़बड़ हो जाए, किसी आसन में कोई नुकसान हो जाए तो क्या करेंगे? किंग क्वीन कर लीजिए जरा, किंग क्वीन। जब भी किसी आसन से कोई आपको तकलीफ हो जाए और ना भी हो तो आप किंग और क्वीन कर लीजिए धीरे धीरे। ये हलासन, चक्रासन कठिन आसनों में आते हैं। इनको आपने बहुत सावधानी से नहीं किया या अनावश्यक फोर्स किया तो नुकसान भी हो जाता है। बहुत सुंदर। अब दोनों पैर मिलाइए, दोनों पैर मिलाइए, करिए। और कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं कि कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से लेट में देर सोना पड़ा, देर में उठे। वैसे दृढ़ निश्चयी जो होते हैं वो टाइम निकाल लेते हैं, जो डिटरमाइंड होते हैं, है ना, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने की डिटरमाइंड होते हैं, आप देखिए उनको, तो सब काम करते हुए टाइम निकाल लेते हैं। ऐसे आप जो है तय कर लेंगे कि हमको 1 घंटा देना है योगासन, प्राणायाम को, ध्यान को, तो आप टाइम निकाल लेंगे। बस अब बैठ जाइए और फटाफट शर्ट ऊपर करिए। और श्वास को नाक से भरिए और मुंह से बाहर निकालिए, चोंच बना करके। चलिए शर्ट और ऊपर कर लीजिए, और ऊपर कर लीजिए, और ऊपर कर लीजिए, हटा ही दीजिए, क्या दिक्कत है। बहुत सुंदर। चलिए श्वास को नाक से भरिए और चोंच बना करके मुंह से बाहर निकालिए और ऊपर आकर के पेट को सिकोड़िए। हाँ, बहुत सुंदर। अब सीधे खड़े हो जाइए, सीधे हो जाइए, बैठे रहिए और पेट सिकोड़ लिया और सिकोड़िए। हाँ करिए और सिकोड़िए। बहुत सुंदर। ये आसन बहुत अच्छा है, पर गर्भावस्था में नहीं करेंगे। मासिक धर्म के समय पर ऐसा कोई आसन नहीं करेंगे जिससे पेट के अंदर संकुचन हो। पेट सिकोड़ लीजिए। पहले से बहुत अच्छा तुम्हारा बनने लगा, नहीं बना? घर में भी अभ्यास करते हो क्या? ठीक है, बहुत सुंदर। जब अंदर की तरफ कस करते हैं यहाँ और इस जगह पे हल्का हल्का दर्द होता है।
उतना न करो। कोई विकार है जो निकालना चाहता है। जितना आप नियमितता और धैर्य पूर्वक करेंगे आसन, फिर इनको सब बनने लगते हैं धीरे 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 धीरे। चलिए, इसी के साथ में गुदा संकोचन कर लीजिए, हैं, अपनी जनेंद्रिय सेक्स और ऑर्गन संकोचन कर लीजिए। ठुड्डी को लगा लीजिए कंठमूल से। ठुड्डी कंठमूल से लगाना जालंधर बंध है। पेट को खींचना ये उड़ान बंध है। और गुदा को अंदर खींचना महाबंध है। इसको त्रिबंधासन भी करते हैं। बस अब पीछे हाथ कर लीजिए। पेट को हल्का सा सिकोड़ते हुए झुकिए। मत्थे को जमीन पे लगाइए। ये वज्रासन में भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। वज्रासन में भी कर सकते हैं। तीन बार, 5 बार, 7 बार इसको करते हैं। इससे हमारा लीवर, हमारा स्प्लीन, हमारा पैंक्रियाज, हमारा गॉल ब्लैडर, छोटी आंत, बड़ी आंत सभी मोमेंट में आ जाती हैं। बहुत सुंदर। चलिए, अब अगली 3 आसन हो गए, नहीं हो गए आपके अर्थ, और वो हो गया आपका। अब उपनौली करिए बैठे बैठे। उपनौली में श्वास प्रश्वास को नहीं जोड़ते हैं, पर आप श्वास, अगर आपके पास फैट ज़्यादा हो, मल ज़्यादा हो, चर्बी ज़्यादा हो, वजन ज़्यादा हो, पेट निकला हो, तो आप सिद्धे बाबा रामदेव द्वारा खोजित कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। करो करो, आवाज के साथ करो। निकालने में ध्यान रहे, अगर कफ आ रहा है तो रोकेंगे नहीं। इसी को दाएं ओर कर लीजिए। इसी को बाईं ओर कर लीजिए। इसी को थोड़ा ऊपर कर लीजिए। इसी को नीचे कर लीजिए। बहुत सुंदर। केवल पेट को अंदर बाहर करने को उपनौली कहते हैं। साथ में आपने श्वास प्रश्वास जोड़ लिया, ये आपका कपालभाति प्राणायाम हो गया। इसी को दाएं बाएं ऊपर नीचे भी कर लिया तो ये हो गया आपका भस्त्रिका प्राणायाम भी हो गया। तो 3 in 1 हो गया। क्या हो गया? 3 in 1। इसमें गुदा संकुचन भी तो नहीं, अपने आप होता है। इसमें नहीं, उसको छेड़ना नहीं है, उसको छेड़ना ही नहीं है। नहीं तुम्हारी भी कुंडलनी जागने लगेगी। लोग कुंडली जागती है, वायु फंस जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, वो सुर 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 करती है तो लोग कुंडलनी जाग रही है। अब मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं, पर चूंकि मैं कुंडलिनी गुरुजी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं, मुश्किल इसको तो कुछ नहीं है, लेकिन सिस्टम चलिए। अब दिल्ली जाना हो और गाड़ी पकड़ ले हो तुम, ये पटना वाली, बनारस वाली, बोले कहाँ गाड़ी जाती, कहाँ की गाड़ी, बोले दिल्ली की है। भले काम में बहुत धोखा होता था। एक आती थी कौन गाड़ी का नाम था उसका, रीवा एक्सप्रेस, और दोनों 7:05 पे आती थी, दिल्ली से आने वाली भी, दिल्ली से जाने वाली भी। तो उसमें क्या होता, वो
उसमें हो जाता है। रीवा एक्सप्रेस है, हाँ बोले रीवा है। अब वो रीवा जा रही है कि दिल्ली जा रही है? ऐसी जब आप विधि के साथ कोई क्रिया करेंगे तो मुश्किल नहीं है। क्या कहा? लेकिन गुरु जी आज तक कोई मिला नहीं इसकी कुंडली। नहीं मिला क्यों नहीं है? आप ढूंढ नहीं पाए, मिल जाते हैं। वो बताते थोड़ा आपको कि कुंडली जगी, उसका दुरुपयोग थोड़ा करते हैं, सदुपयोग करते हैं उसका। वो तमाम संत लोग मिलते हैं, वो जल्दी बताते थोड़ा है। एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा को कुंडलनी सिद्ध हो गई, जिसको जो कह देता था हो जाता था। लोग जाने लगे तो ऐसे ऐसे खुजली आ रही होगी महात्मा जी को। एक आदमी आया, बोला, कहने लगा कि वो मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, क्या करूं? तो महात्मा जी कभी कभी मजाकिया होते हैं, बोले जा इस बाल को रख देना फला जगह पर, शादी हो जाएगी। अब शादी तो हो रही थी वाणी के कहने से। अब वो शादी हो गई। उसने, अरे महात्मा जी बड़े सिद्ध है, महात्मा जी के बाल में बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है। अब सारी भीड़ पहुंच गई। अब देखा, पीछे वाले देखा कि हमारा नंबर नहीं आवेगा। अब उसने आगे गया, पूरी बाबा जी की दाढ़ी घसीटा और ले गया। कुंडलनी जागने वाले बता दें अपनी शक्तियां तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आदमी तो सीधे उसकी दाढ़ी पूरी उखाड़ ले जाए। है जब विवेकानंद की स्वामी विवेकानंद की जागी हुई थी, है क्यों नहीं? रामकृष्ण परमहंस की जागी हुई थी, है हम तमाम हम संतों से मिले हैं, जागी हुई थी। रामदेव जी हैं, इनकी नहीं जगी गुरु जी। है रामदेव जी हैं। नहीं, मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ। कोई न कुछ ना कुछ तो जागा हुआ है उसका। सबको जगाए। तो सबको इतना जगा है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। चलिए, बड़ा गहरा विषय है। अब आप खड़े हो जाइए, अभी 5 मिनट का समय है। नौली करिए। नौली क्रिया तो बहुत अच्छी है। बिना कपड़े उतारे करो, बिना तेल लगाए करो। क्या करें? चलो आगे आ जाओ। ताश बड़ी वाली भूल गया ना मैं। आगे जाओ, चलो करो। आप लोग खड़े हो जाओ, 5 मिनट बहुत होता है। श्वास को नाक से भरो, बाहर निकालो, करो मालिश, करो। ये करो, ये नाक से श्वास को भरो, बाहर निकालो। नौली सिद्ध करना कठिन थोड़ा है। कुछ दिन ठंडे पानी की पट्टी रख लीजिए, ऐसे 2 गर्म पानी की थैली ले आओ, करते जाओ, और ऐसे में ठंडा पानी भर लो और नाभि के नीचे सेक करो 5-10 मिनट एब्डोमेन में, और ऐसे हल्का सा नाभि के ऊपर करो, क्योंकि चर्बी तो गर्मी से कटती है। और कुछ दिन बस्ती कर लो, कुछ दिन कोई विरेचक चूर्ण ले सकते हो, 4-6 दिन 8 दिन है। अब भोजन में सब्जियों का सूप पियो, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, इनका सूप बना लो। सबसे बढ़िया पहले रस निकालो, फिर गर्म पानी में रख दो। दोपहरी के मौसम के फल खाओ, के हाँ बहुत अच्छा। केला वेला छोड़ करके, केला नहीं खाओगे, कटहल नहीं खाओगे, मौसम के हल्के फल ले लो केवल। और तीसरे पहर जूस पी लो। पैसे कमी हो तो खीरे का रस निकाल लो, गुड़ मिला दो उसमें, है। और रात में 4-5 दिन खिचड़ी खा लो। खिचड़ी में खूब हरी सब्जी, लौकी, तरी, परवल, टिंडा डाल दो। पेट भरना चाहिए, और क्या। तो इससे क्या है, पेट आपका मुलायम हो जाएगा। जब मुलायम हो जाएगा नौली चलने लगेगी। अब आप चाहो कि पराठा भी खाते रहें, पूड़ी भी खाते रहें, तो भाई कैसे साफ होगा पेट? हल्का लाइट फूड लो, जमा हुआ मल बाहर निकल जाए, फिर नौली करो, सिद्ध हो जाएगी। बहुत सुंदर। नंबर 2 करो, एक साथ करो। शाम को भी नौली करो, भोजन के पहले। नौली के बाद 5-15 मिनट रुक जाओ खाने के लिए। नंबर 2 में एक साथ करते हैं ना बेटा। करो।
करो एक साथ। ये आ रही बेटा, ये नीचे उठा के लाओ, नीचे से, नीचे के बाद उठा के लाओ, इधर देखो, ऐसे ले जाओ और ऐसे लाओ, करो। नौली षटकर्म की बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। षटकर्मों का प्रचार हो जाए और आदमी आवश्यकता अनुसार करता रहे तो आसानी से बीमार नहीं पड़ेगा। ये बहुत सुंदर। नंबर 3 करो, नंबर 3 करो, ये बिना मालिश किए हुए। अच्छा, अगर आप थक जाते हो ना तो बिना श्वास निकाले भी कर सकते हो नौली। थोड़ा कम अच्छी बनेगी लेकिन बनेगी। नौली का अभ्यास 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करो। इससे आपका पेट दुरुस्त हो जाएगा। अगर डायबिटीज पर कंट्रोल करना है विश्व को तो नौली क्रिया घर घर पहुंचानी होगी। बहुत सुंदर। बस रिलैक्स, कपड़े पहन लो, क्योंकि घड़ी कह रही कि बस आपके पास 1 मिनट समय है। हाँ ठीक है, चलो बैठ जाओ। ओम ध्वनि, वैसे ओम ध्वनि बहुत अच्छी चीज़ है। एक दिन आपको कीर्तन ध्यान सिखाएंगे जब परिस्थितियाँ पैदा होंगी। कीर्तन ध्यान से बहुत लाभ होता है। वो कौन बंगाल के थे संत महाराज जो, निताई। हाँ निताई जी, वो तो कीर्तन के द्वारा उनकी कुंडली जग गई थी। कुंडली के बहुत तरीके होते हैं, एक ही तरीका थोड़ा होता है। इसलिए आपको तो गुरु जी हमें लगता है मोदी कुंडली जगी। मैं राजनीतिक कोई विवेचना नहीं करता पर कुछ न कुछ जगह है सीधे बैठ जाओ, श्वास को भरो। ओ बस आपस में हाथों को रगड़े, पलक न सके। कुंडलनी के बारे में जितनी चर्चा कम करिए फायदे में रहेंगे। बस आप पहले प्राइमरी पास करिए, फिर जूनियर पास करिए, फिर इंटर पास, हाई स्कूल पास करिए, फिर इंटर पास करिए, फिर आप ग्रेजुएट पास करिए, फिर एमए करिए, फिर पीएचडी में तो हो ही जाएगा। सहज भाव में चलने दीजिए, अखंड शक्तियाँ हैं। चलिए रिलैक्स टुडे। खत्म। नमस्कार।